हेलो क्लास, देखिए है ना, इस क्लास के पहले 4 वीडियो आपको मिले हैं आपके जीव विज्ञान से संबंधित। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अभी का जो क्लास है ये आपका है ना, जैसे कि पर डे आपको इसका क्लास मिलता है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में हम लोग जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में प्राचीन इतिहास के आपको पहले भी 2 वीडियो मिल चुके हैं, ये आपका तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में लास्ट टाइम हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जो प्राचीन इतिहास है ये है आपका भाग 3। ठीक है, तो देखिए आपकी क्लासेस किस तरीके से चल रही हैं। तो आपकी क्लासेस देखें है ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी के हिसाब से हम लोग आगे है ना चला रहे हैं। तो देखिए यहाँ की जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो पीएससी टाइम आपको पूरी तरीके से करा दिया गया था। ठीक है, अभी हम लोग है ना टॉपिक वाइज देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न उस टॉपिक से किस तरीके से बनते हैं। तो केवल हम लोग उस जो टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में या इस क्लास का जो थ्योरी से संबंधित चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखिएगा मौर्य काल। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग अभी पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। किसके बारे में? तो मौर्य काल के बारे में। ठीक, तो मौर्य काल का जो समय है याद रखिएगा 322 से 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो मौर्य काल का समय आप लोग याद रखिएगा 322 से 185 पूर्व। ठीक है, मौर्य काल का समय कितना है? तो 322 से लेके 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये मौर्य काल का समय था। अब देखिए मौर्य काल से संबंधित मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी क्लासेस थ्योरी क्लास नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस टॉपिक वाइज हम लोग देखते हैं। तो मौर्य काल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्यकालीन सिक्के जो है छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, है ना। मौर्यकालीन सिक्के जो है कहाँ मिले? तो छत्तीसगढ़ में मिले हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना मौर्य युग के या मौर्य काल के जो सिक्के मिले हैं ये कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा अकलतरा, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा के अकलतरा से। ठीक है, अकलतरा जो जांजगीर चांपा जिले में है, यहाँ से आपको मौर्यकालीन सिक्के क्या है प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसी में जो अगला है ये है आपका ठठारी। ठीक है, ठठारी कहाँ है? तो शक्ति जिले में स्थित है। ठीक, ठठारी स्थल कहाँ है? तो शक्ति जिले में स्थित है, और यहाँ है ना मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी में अगला देखिएगा बार व देवगढ़। ठीक है, अगला इसमें कौन सा? याद रखिएगा बार और देवगढ़। और ये कहाँ है? तो सारंगगढ़, है ना। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ नया जिला हो गया है। ठीक है, तो सारंगगढ़ में यहाँ मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन सिक्के आपको कहाँ से दिखे हैं? तो देखिएगा जांजगीर चांपा के अकलतरा से। ठीक है, और उसी प्रकार ठठारी जो शक्ति में स्थित है वहाँ आपको वहाँ दिखे आपको मौर्यकालीन सिक्के, और साथ ही बार एवं देवगढ़ जो सारंगगढ़ में है ना, यहाँ से आपको मौर्यकालीन सिक्के क्या है दिखे हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कुछ इनके चांदी के जो सिक्के है ना, मौर्यकालीन चांदी के सिक्के ये देखते हैं हम लोग। तो मौर्यकालीन चांदी के सिक्के कहाँ से दिखे? तो अकलतरा, जांजगीर चांपा से। ठीक है, कहाँ से? तो अकलतरा, जांजगीर चांपा से। ठीक है, उसके बाद तारापुर, रायपुर से, है ना। तारापुर, रायपुर से मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से दिखे हैं? तो तारापुर, रायपुर से। इसी में अगला जो है आपका सारंगगढ़, है ना। मौर्यकालीन चांदी के सिक्के अकलतरा, जांजगीर चांपा, तारापुर, रायपुर, और जो आपका अंतिम है सारंगगढ़, यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही मौर्य काल के जो आहत सिक्के हैं, इसमें अगला है मौर्य काल के जो आहत सिक्के हैं ये आपको कहाँ से देखने को मिले? तो देखिएगा उन स्थलों के नाम याद रखिएगा। आरंग। ठीक है, मौर्यकालीन जो आहत सिक्के हैं ये कहाँ दिखे आपको? आरंग में। अगला है उडेला। ठीक, अगला कौन सा स्थान है? उडेला। और इसी में आपको देखने को मिलते हैं तारापुर, रायपुर, है ना। तारापुर, रायपुर, यहाँ मौर्यकालीन आपको आहत सिक्के देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आहत सिक्के कहाँ देखने को मिले हैं? तो एक है आरंग, दूसरा है उडेला, और तीसरा आपका स्थान है तारापुर। इन जगहों से आपको मौर्यकालीन आहत सिक्के देखने को मिले हैं। चलिए देखिए अन्य नाम। ठीक,
कुछ अन्य नाम है जैसे, ठीक है, आहत सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आहत सिक्कों को पंचमार्ग मुद्रा के नाम से जाना जाता है ना। आहत सिक्के का अन्य या दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा पंचमार्ग मुद्रा, ठीक है। आहत सिक्के का जो अन्य या जो दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा पंचमार्ग मुद्रा, ठीक है। क्या? तो पंचमार्ग मुद्रा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यात्रा वितंत्र। मौर्य काल के समय है ना, जो यात्रा वितरण किसके यात्रा वितरण से या यात्रा विवरण मिलता है? मौर्य काल में किसके संबंध में यात्रा विवरण देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा हेनसांग की रचना सियुकी, ठीक है। हेनसांग की जो रचना है सियुकी, ठीक। हेनसांग की जो रचना है सियुकी, जिसमें हेनसांग का यात्रा विवरण के बारे में बताया गया है ना। ये चीनी यात्री है, इसका यात्रा विवरण कहाँ भारत में किया गया? तो मौर्य काल के बारे में जानकारी हेनसांग की रचना सियुकी से भी आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए शिलालेख। अगला देखिए इसमें जो शिलालेख है उससे संबंधित चीज़ों को देखते हैं। तो शिलालेख में आप लोग याद रखिएगा इसके शिलालेख है ना, मौर्य काल के शिलालेख कहाँ देखने को मिले हैं? तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा के गुफा में, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित ठीक है जोगीमारा की गुफा में आपको है ना मौर्यकालीन शिलालेख देखने को मिलते हैं, ठीक है। रामगढ़ के पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में आपको है ना मौर्य काल के सिक्के देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक, और देखिए तो जो मौर्य काल के शिलालेख कहाँ देखने को मिले हैं? तो याद रखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में। अगला देखिएगा कि इस शिलालेख की खोज किसने की, ठीक है। इस शिलालेख की खोज किसने की? तो याद रखिएगा कर्नल आउसले ने। खोज किसने की? तो आपको याद रखना है कर्नल आउसले ने, ठीक है। इसी में अगला जो है किसकी भाषा क्या थी? ये जो शिलालेख है इसकी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा पाली भाषा थी, ठीक है। पाली की भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा पाली। और साथ ही शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा ब्राह्मी, ठीक है। शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग इस्तेमाल किया गया था? तो ब्राह्मी, याद रखना है ना। तो मौर्यकालीन शिलालेख के जो थे ये आपको मिले कहाँ? तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में। खोज किसने किया था? तो कर्नल आउसले ने। और कौन सी भाषा का शिलालेख में प्रयोग किया गया? तो पाली। और कौन सी लिपि इस्तेमाल किया गया? तो ब्राह्मी, ठीक है। कौन सी लिपि इस्तेमाल किया? तो ब्राह्मी। और मूर्ति, मौर्यकालीन मूर्ति के बारे में देखिए आपसे कहाँ मिले हैं? तो कोटाडोल। कहाँ? तो कोटाडोल। अगला इसी में आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। अगला इसी में कौन सा है? तो मनेंद्रगढ़, है ना। तो मूर्ति कहाँ से दिखी? एक है कोटाडोल और दूसरा है मनेंद्रगढ़। तो यहाँ अशोककालीन मूर्तियाँ भी आपको दिखी हैं। किसकी? तो अशोककालीन मूर्तियाँ। मनेंद्रगढ़ से अशोककालीन मूर्तियाँ दिखी हैं, है ना। तो देखिए मौर्य काल का समय आपको याद रखना है 322 से 185 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय है। तो मौर्यकालीन सिक्के आपको कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिए अकलतरा जांजगीर चांपा से, साथ ही ठठारी शक्ति से और बारेम देवगढ़ सारंगढ़ से। और मौर्यकालीन चांदी की सिक्के आपको याद रखना है अकलतरा जांजगीर चांपा से, तारापुर रायपुर से और सारंगढ़ से। साथ ही जो आहत सिक्के दिखे हैं मौर्यकालीन ये आपको कहाँ से दिखे हैं? तो आरंग, उडेला और तारापुर रायपुर से। साथ ही मौर्य काल के जो आहत सिक्के हैं इसका अन्य नाम क्या है? तो पंचमार्ग मुद्रा। और मौर्यकालीन में जो यात्रा विवरण है ना, हेनसांग की रचना सियुकी में मौर्य काल से संबंधित जानकारी आपको मिलती है। इनके जो शिलालेख है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा में दिखे हैं और इसकी खोज किसने की? तो कर्नल आउसले ने। और भाषा क्या है? याद रखिएगा मौर्यकालियों की जो शिलालेख की भाषा है पाली, लिपि है ब्राह्मी। और कौन सी मूर्ति है ना, कौन सी मूर्ति आपको दिखेगी मौर्यकालीन? तो याद रखिएगा मौर्यकालीन जो मूर्ति कहाँ मिली? तो कोटाडोल मनेंद्रगढ़ में, है ना। मनेंद्रगढ़ में याद रखिए अशोककालीन मूर्तियाँ आपको प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और शैल चित्र जो है ये शिलालेख, शैल चित्र भी देखिए यहाँ का, ठीक है।
शैल चित्र भी यहाँ पे आपको देखिएगा कि रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगी महाराज की गुफा में, है ना, नर्तक देवदत्त और नर्तकी सूतनिका की प्रेम गाथा का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो चलिए ये चीज़ें तो खैर हो गई, है ना। आप देखिएगा इसमें कुछ और जो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, देखिएगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में इन सब चीज़ों को चलो हम लोग शामिल करते हैं। शैल चित्र में क्या देखने को मिला है कि रामगढ़ की पहाड़ी, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी में जो जोगी मारा गुफा है, ठीक, जोगी मारा गुफा में आपको दो नाम याद रखने हैं, नर्तक देवदत्त, ठीक, नर्तक देवदत्त और साथ ही नर्तकी सूतनका, ठीक है, नर्तकी सूतनका का आपको प्रेम गाथा का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी प्रेम गाथा का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें कहाँ से हैं तो याद रखिएगा मौर्यकालीन है ना। ये चीज़ें कहाँ हैं, देखिए ये जो चीज़ें दिखी आपको, है ना, ये किस समय की बात है तो याद रखिएगा मौर्यकालीन, है ना। किस समय की बात है तो याद रखिएगा मौर्यकालीन। इसी को मौर्यकाल प्रस्तर नाट्यशाला जोगी महाराज की गुफा में कहा जाता है। इसी को ही, है ना, मौर्यकालीन प्रस्तर नाट्यशाला कहाँ है तो जोगी महाराज की गुफा में ऐसा कहा जाता है। चलिए, और इसके कुछ अन्य साक्ष्य हैं जिसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन अन्य साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कपाटपुरम सरगुजा में। ठीक, तो देखिएगा मौर्यकालीन अन्य साक्ष्य आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो यह है कपाट, ठीक, कपाटपुरम सरगुजा में। ठीक है, कहाँ तो कपाटपुरम सरगुजा में। यहाँ अशोक के लाट प्राप्त हुए हैं। ठीक, अशोक के लाट कहने का मतलब अशोक के जो डंडे हैं ये प्राप्त हुए हैं, है ना। अब इसी में अगला जो है तुरतुरिया एक स्थान है बलौदा बाजार में, है ना। तुरतुरिया स्थान कहाँ है तो याद रखिएगा बलौदा बाजार में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मौर्यकालीन चीज़ें जो है ना, यहाँ आपको जो है मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षु विहार भी देखने को मिलता है। ठीक, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षु विहार यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तुरतुरिया बलौदा बाजार में याद रखिएगा मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षु विहार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है तो याद रखिएगा आपका जो है ना गौतम बुद्ध का। ठीक है, देखिए बुद्ध देव का यहाँ पे आपको विशाल मूर्ति देखने को मिलता है। ठीक है, किसका तो बुद्ध देव का विशाल मूर्ति देखने को मिलता है। चलिए देखिए मौर्यकालीन जो इम्पोर्टेंट है ना जो प्रश्न थे उसको मैंने यहाँ पे आपके वीडियो में शामिल किया है। तो देखिएगा, तो मौर्यकाल के बारे में आपको समय याद रखना है 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व। मौर्यकालीन सिक्के आपको देखने को मिले जांजगीर चांपा, है ना, जांजगीर चांपा के अगलतरा में, ठठारी शक्ति में और बारवा देवगढ़ सारंगगढ़ में। साथ ही इसके जो चांदी के सिक्के मिले हैं ये अकलतरा जांजगीर चांपा में, तारापुर रायपुर में और सारंगगढ़ में। आहत सिक्के कहाँ मिले हैं तो आरंग, उडेला, तारापुर, रायपुर में, है ना। जिसको आहत सिक्के का कौन से और नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा पंचमार्ग मुद्रा, है ना। उसके बाद अगला है जो इस समय मौर्यकालीन, है ना, चीज़ों के बारे में साक्ष्य आपको यात्रा विवरण से भी मिलता है। तो किसके यात्रा विवरण से तो हेनसांग की रचना शिव की, है ना। हेनसांग है, ठीक है, जब वो क्या करते थे भारत यात्रा पर आए थे तो उनके यात्रा विवरण से। अगला जो है शिलालेख। ठीक है, तो मौर्यकालीन शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं रामगढ़ की पहाड़ी में जो जोगी मारा गुफा है ना, वहाँ आपको मिलता है। वैसे खोज किसने की तो कर्नल आउसले ने। और इनके शिलालेख की भाषा क्या थी तो याद रखिएगा मौर्यकालीन शिलालेख की भाषा पाली थी और लिपि जो है ब्राह्मी। लिपि क्या थी तो ब्राह्मी। और मूर्ति में देखिएगा जो मौर्यकालीन कुछ मूर्तियाँ मिली हैं ये आपको कोटाडोल और मनेंद्रगढ़ से मिली हैं। मनेंद्रगढ़ में अशोककालीन मूर्तियाँ आपको क्या हुई प्राप्त हुई हैं। ठीक, और शैल चित्र में आपको याद रखना है रामगढ़ की जो पहाड़ी जहाँ जोगी मारा गुफा है वहाँ जो आपका नर्तक है नाम क्या है उनका देवदत्त और जो नर्तकी है सूतनका उनके प्रेम गाथा का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो है कपाटपुरम जो सरगुजा जिले में है ना, यहाँ से आपको अशोक के लट प्राप्त होते हैं। और साथ ही तुरतुरिया एक स्थान आप याद रखिएगा बलौदा बाजार, है ना। तुरतुरिया एक स्थान बलौदा बाजार, यहाँ से आपको जो है ना मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षु विहार देखने को मिलता है। यहाँ बुद्ध देव के क्या है तो
विशाल मूर्ति देखने को मिलता है। ठीक, या बुद्ध देव की क्या तो विशाल मूर्ति देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मौर्य काल के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। ठीक, मौर्य काल के बाद आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ हम लोग सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। टाइम याद रखिएगा, 7200 से 200 ईस्वी पूर्व, 72 से 200 ईस्वी पूर्व इनका समय का काल है। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बारे में आपको देखना है कि 72 से लेके 200 ईस्वी पूर्व इनका समय है। इनकी राजधानी, ठीक, सातवाहन की राजधानी आपको देखने को मिलती है, यह था प्रतिष्ठान। ठीक, सातवाहन की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ था? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनमें देखते हैं। ठीक, सातवाहन के कुछ प्रमुख शासक हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एक नाम याद रखिएगा अपिलक। ठीक है, सातवाहन वंश के एक प्रमुख नाम याद रखिएगा अपिलक, दूसरा वर्धश्री और तीसरा वेदश्री। ठीक है, तो सातवाहन के जो प्रमुख शासक हैं उनमें एक नाम याद रखिएगा अपिलक, इसमें एक दूसरा होता है वर्धश्री और एक है वेदश्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। और सातवाहन काल के जो मुद्रा हैं इनके बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ किन स्थानों में हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा मल्हार। ठीक है, सातवाहन वंश का जो मुद्रा है उसमें आप देखने को मिलता है मल्हार, है ना। तो मल्हार, ठीक है, मल्हार जो कहाँ है? तो बिलासपुर में है, याद रखिएगा। यहाँ सातवाहन वंश के शासक राजा अपिलक की मुद्रा मिलती है ना। राजा अपिलक की मुद्रा ये कहाँ से मिली है? याद रखिएगा मल्हार से। सातवाहन काल के, है ना, जो मुद्रा है ये मिला कहाँ से? तो मल्हार से, है ना, बिलासपुर मल्हार से। और किसकी मुद्रा? तो याद रखिएगा राजा अपिलक का। साथ ही सातवाहन काल के मुद्रा जो है एक बालपुर, ठीक है, कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा बालपुर। बालपुर कहाँ? तो शक्ति, है ना। बालपुर कहाँ है? तो याद रखिएगा शक्ति जिले में। यहाँ राजा अपिलक की मुद्रा मिली है। ठीक, यहाँ राजा अपिलक की क्या तो मुद्रा मिली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला देखते हैं चकर भाठा। ठीक है, अगला इसमें है चकर। देखिए चकर भाठा मैंने कह दिया था ये चकर बेड़ा है ना। क्या है? तो चकर बेड़ा। याद रखिएगा बिलासपुर। कहाँ? तो याद रखिएगा बिलासपुर जिले में, है ना, बिलासपुर जिले में। यहाँ सातवाहन काल में, है ना, रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, सातवाहन काल के, ठीक है, सातवाहन काल में, ठीक, रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिले हैं। ठीक, रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए शिलालेख। अब सातवाहन कालीन कुछ शिलालेख है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो शिलालेख में इन चीज़ों को याद रखना है, जैसे गुंजी शिलालेख। तो गुंजी शिलालेख का संबंध किससे है? तो सातवाहन काल से, है ना। जो गुंजी शिलालेख है इसका संबंध किससे? तो याद रखिएगा सातवाहन काल से, है ना। किससे? तो सातवाहन काल से। और ये कहाँ मिला है? तो दमोदरहा शक्ति। ये कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा दमोदरहा शक्ति में। इसी में जो आपका अगला है तो देखिएगा जो सातवाहन काल है इनके शिलालेख की भाषा क्या है? तो देखिएगा सातवाहन काल की जो शिलालेख की भाषा है प्राकृत। क्या भाषा है? तो प्राकृत। और साथ ही, ठीक है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि राजा जो है वर्धश्री, है ना। यहाँ हम लोगों ने राजा वर्धश्री के बारे में देखा। तो वर्धश्री जो है जिसने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दिया था। ये जो वर्धश्री है इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने अपने आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें जो है ब्राह्मणों को दान में दिया था। ठीक है, अगला देखिए इनका स्तंभलेख भी आपको देखने को मिलता है ना। सातवाहन काल के स्तंभलेख भी आपको देखने को मिलते हैं। तो स्तंभलेख के बारे में आपको याद रखिएगा, जो किरारी ग्राम शक्ति है ना। ये किरारी गांव कहाँ पर है भाई? किरारी ग्राम जो शक्ति में है ना। ठीक है, तो किरारी ग्राम शक्ति में याद रखिएगा। अच्छा, एक तालाब में सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है,
ये किरारी गांव है ना शक्ति में, यहाँ सातवाहन इनके समय का 72 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व का है ना क्या काष्ठ स्तंभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है तो याद रखिएगा काष्ठ स्तंभ। और वर्तमान में इसको कहाँ रखा गया है तो महंत घासीदास संग्रहालय में। ठीक है, देखिए और इसकी खोज कब की गई तो याद रखिएगा 1921 में। ठीक, और जो कास्ट सिस्टम है ना, उसमें सतवाहन काल के कर्मचारियों के पद नामों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो देखिएगा ये जो कास्ट सिस्टम प्राप्त हुआ है सतवाहन कालीन, इसमें सातवाहन काल के कर्मचारियों के पद नाम को क्या किया है, लिखा गया है। ठीक, और कुछ स्थापित चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कुछ स्थापित चीज़ों में आपको याद रखना है 5 मंजिला संघाराम। ठीक है, 5 मंजिला संघाराम। ठीक है, 5 मंजिला संघाराम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया गया था। किन के लिए तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, प्रतिमा। ठीक है, तो विष्णु के लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा बूढ़ी खार बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रतिमा में आपको याद रखना है ना, बूढ़ी खार बिलासपुर से। कहाँ तो बूढ़ी खार बिलासपुर। ठीक, बूढ़ी खार बिलासपुर से याद रखना है आपको चतुर्भुज प्रतिमा मिला है ना। चतुर्भुज प्रतिमा किसका मिला है तो याद रखिएगा ये जो है विष्णु भगवान के होंगे ना, विष्णु भगवान के लेख युग चतुर्भुजी प्रतिमा मिला है। ये कहाँ मिला है तो बूढ़ी खार बिलासपुर से, जिसमें वेद श्री है ना, और जो ये मिला है चतुर्भुजी प्रतिमा विष्णु का, इसमें ना जो वेद श्री है, ठीक है, जो इनके राजा वेद श्री की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रभावती और भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसी चतुर्भुजी प्रतिमा से याद रखिएगा प्रभावती और भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा है ना मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। और याद रखिएगा जो सतवाहन वंश है इनके समय यात्रा किया गया था किसके द्वारा तो याद रखिएगा इनके समय में यात्रा किया गया था जो यूरोपीय यात्री है। ठीक है, जो सातवाहन के समय मिस्र के है ना जो विद्वान यात्री हैं, मिस्र के जो यात्री थे, नाम है टालमी। राम क्या है तो टालमी। ठीक, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का यात्रा किया गया था। ठीक, सातवाहन काल के दौरान याद रखिएगा जो टालमी है इनके द्वारा है ना मिस्र यात्री, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का क्या किया था तो यात्रा किया गया था। ठीक है, सातवाहन के शासक अपने को दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे। सातवाहन के बारे में आपको याद रखना है, ये खुद को दक्षिणा है ना दक्षिणा पथ का क्या तो स्वामी कहते थे है ना, दक्षिणा पथ का स्वामी कहते थे। और साथ ही नागार्जुन दक्षिण कौशल के निकट निवास करता था और उस समय कौशल का राजा सातवाहन वंशी था। याद रखिएगा ये जो नागार्जुन आए है ना जिनके लिए 5 मंजिला संघाराम सातवाहन काल के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो नागार्जुन जो है दक्षिण कौशल में उस समय क्या करते थे, निवास करते थे। और उस समय कौशल का राजा जो है कौन था तो सातवाहन काल से संबंधित था, यह सातवाहन काल के वंशी थे। ठीक, तो देखिए इतनी चीज़ों को हम लोग देखते हैं पहले। तो मौर्य काल का समय याद रखिएगा 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और मौर्यकालीन सिक्के आपको मिले अकलतरा जांजगीर चांपा से, ठठारी शक्ति से, बारवा देवगढ़ सारंगगढ़ से। चांदी के सिक्के आपको मिले हैं है ना जो मौर्यकालीन है अकलतरा जांजगीर चांपा से, ठीक, तारापुर रायपुर से और सारंगगढ़ से। उसके बाद जो आहत सिक्के मौर्यकालीन आहत सिक्के आपको मिले हैं आरंग, उड़ेला और तारापुर रायपुर से। साथ ही आहत सिक्कों का मौर्यकाल के आहत सिक्कों का अन्य नाम है पंचमार्ग मुद्रा। ठीक, और मौर्यकाल के समय यात्रा विवरण देखने को मिलता है जो हेन स्वांग है उनकी, और उनकी पुस्तक सियुकी में मौर्यकाल से संबंधित जानकारी भी आपको मिलती है। और मौर्यकालीन जो शिलालेख है ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जो जोगीमारा गुफा है वहाँ से आपको प्राप्त होंगे। और इसी में जो है ना गुफा में नर्तक नाम है देवदत्त और उनकी नर्तकी नाम है सुतनुका, इनकी प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा भाषा जो है ना मौर्य काल में जो शिलालेख है इसकी भाषा क्या है तो याद रखिएगा पाली। भाषा कौन सी है तो पाली, और कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते हैं तो ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, और मौर्यकालीन मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं कोटाडोल और मनेंद्रगढ़ में। मनेंद्रगढ़ में आपको याद रखना है अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग कपाटपुरम जो सरगुजा में है यहाँ अशोक का लठ आपको प्राप्त हुआ है, मौर्यकालीन है ना। कपाटपुरम सरगुजा में अशोक को लठ प्राप्त हुआ है, ये कैसा है तो याद रखिएगा अशोककालीन है। उसके बाद जो तुरतुरिया बलौदा बाजार
ठीक है। तुरतुरिया जो है बलौदाबाजार जिले में, यहाँ मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षु विहार आपको देखने को मिलता है। बुद्ध देव के यहाँ विशाल मूर्ति देखने को मिलती है। जैसे ही मौर्यकाल खत्म हुआ, आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, सातवाहन काल के बारे में पढ़ते हैं। और इनका समय याद रखिएगा 72 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व। और राजधानी इसकी कौन सी थी, तो प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है ना। और प्रमुख शासक देखने को मिलता है अपिलक, और है आपका वरदश्री और वेदश्री। मुद्रा याद रखिएगा सातवाहन काल का मुद्रा ये आपको मिलता है मल्हार बिलासपुर में। और किसकी मुद्रा है, तो राजा अपिलक की मुद्रा है। अगला आपको देखने को मिलता है बालपुर। बालपुर में भी इनका आपको मुद्रा देखने को मिलता है। बालपुर कहाँ है, तो शक्ति जिले में है, और ये भी राजा अपिलक की मुद्रा है। ठीक, उसके बाद जो चकरबेड़ा है बिलासपुर जिले में देखने को मिलता है। यहाँ जो है सप्तवाहन काल में रोम के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं शिलालेख। तो गुंजी शिलालेख का संबंध किससे है, तो यह सातवाहन का वंश है, और ये आपको मिला है दामोदर शक्ति से। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि सप्तवाहन काल की जो भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा था। और इनके स्तंभ लेख मिले हैं किरारी ग्राम, है ना, जो शक्ति में है। और कैसा मिला है, तो काष्ठ स्तंभ है। और काष्ठ स्तंभ में जो है सप्तवाहन काल के जो कर्मचारी हैं उनके नाम उसमें पदक्रम देखने को मिले हैं। स्थापत्य में याद रखिएगा सातवाहन कालीन जो 5 मंजिला संघाराम, है ना, और बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए स्थापित करवाया गया। और इस समय के इस काल के जो मूर्तियां हैं या प्रतिमा आपको देखने को मिलती हैं बूढ़ी खाल बिलासपुर में, जहाँ विष्णु की 4 भुजों वाली, है ना, चतुर्भुजी प्रतिमा देखने को मिलता है, जिसका संबंध किससे है, तो राजा वेद ऋषि से, है ना, राजा वेद ऋषि से है, वेदश्री, माफ करिएगा, वेदश्री से, है ना। और जो है सप्तवाहन वंश के समय यात्रा वृत्तांत आपको देखने को मिलता है किसका, तो मिस्र यात्री टालमी का। मिस्र के जो प्रसिद्ध विद्वान थे टालमी, उस समय जिस समय सातवाहन काल का शासन था, ये यात्रा पर भारत आए हुए थे। और सातवाहन वंश के बारे में आपको याद रखना है, ये खुद को दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं, है ना। सातवाहन वंश के बारे में आपको याद रखना है, ये खुद को क्या, तो दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप देखें और अच्छे से भी पढ़ते रहें। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसको क्या करूँगा, हीरोस करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों में बढ़ेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, है ना, बार बार पढ़ें। और जैसे कि मैंने पुस्तक का सोर्स आपको बताया हुआ है, बहुत ही ऑथेंटिक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो सदस्य हैं, है ना, गीतेश कुमार अमरोहित जी, उनके, है ना, पुस्तक से और साथ ही कुछ अन्य पुस्तक से भी हमारे द्वारा, है ना, उस सोर्स से लिया गया है, ताकि आपको सही चीज़ें क्या हो, डिलीवर हों, है ना। और पेपर में के बीच में जब उत्तर लेने में किसी भी तरीके का जो चीज़ें होती हैं कई बार कि कभी आप, है ना, बिना ऑथेंटिक पुस्तक के पढ़ लेते हैं, और जो डाटा का कोलिजन आपको देखने को मिलता है ना, उन सब चीज़ों से बचते हुए जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसको आप पढ़ें, है ना। जो विश्वास और मानक आधारित चीज़ें हैं उसको आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, है ना। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपके मौर्य काल के बारे में पढ़ा और सप्तवाहन वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे आएंगे और कुषाण वंश और कुछ छोटे वंश उसके तो ठीक है। चलिए अब, है ना, हमारा जो अभी ख़त्म हुआ मौर्य काल, उसके बाद सातवाहन वंश। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके कुषाण वंश के बारे में, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए कुषाण वंश से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो कुषाण वंश से संबंधित सिक्के, ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित सिक्के के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, है ना, ये बहुत अच्छा चला आज। ठीक, तो कुषाण वंश में, है ना, हम लोग देखते हैं और यहाँ देखिएगा जो सिक्के, तो कुषाण वंश से संबंधित जो तांबे के सिक्के मिले, किसके, तो तांबे के, ठीक है। कुषाण वंश से संबंधित तांबे के सिक्के मिले हैं और ये कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा बिलासपुर जिले से, है ना। कहाँ से मिले हैं तो आपको याद रखना है, बिलासपुर जिले से, ठीक है। कुषाण वंश से संबंधित जो सिक्के मिले हैं, है ना, कैसे सिक्के हैं, तो याद रखिएगा तांबे के सिक्के हैं और कहाँ से मिले हैं, तो बिलासपुर जिले से, ठीक है। अगला देखिए स्वर्ण सिक्के। अब देखिए कुषाण वंश के समय जो स्वर्ण सिक्के दिखे हैं, ये आपको दिखे हैं कोरबा, एक स्थान याद रखिएगा कोरबा,
और साथ ही एक दूसरा स्थान आप याद रखिएगा तेलीकोट रायगढ़, है ना। कहाँ से? तो तेलीकोट रायगढ़, ठीक है। तेलीकोट कहाँ है? तो रायगढ़ में है, ठीक है। और देखिए, तो कुषाण वंश के जो सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के बिलासपुर जिले से मिले हैं, और स्वर्ण सिक्के याद रखिएगा कोरबा और रायगढ़ के तेलीकोट से मिले हैं, है ना। कुषाण वंश के जो स्वर्ण सिक्के ये कहाँ से मिले हैं? कोरबा और रायगढ़ के तेलीकोट से मिले हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है ना, ठीक। और देखिएगा इसी में, है ना, जो कुषाण वंशी विम कथफीस, है ना, वह कनिष्क के कई सिक्के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। तो फिलहाल यही चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको याद रखेंगे। कुषाण वंश में जो सिक्के हैं, है ना, तांबे के सिक्के बिलासपुर जिले में दिखे हैं, और इसके जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं ये आपको कोरबा, है ना, और साथ ही रायगढ़ के तेलीकोट में मिले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब वाकाटक वंश के बारे में देखते हैं, है ना। किसके बारे में? तो वाकाटक वंश के बारे में, ठीक है। तो वाकाटक वंश के बारे में जो समय काल है, देखिए 250 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। वाकाटक वंश का जो समय काल है कितना है? तो याद रखिएगा 250 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और वाकाटक वंश की जो आरंभिक राजधानी है, ठीक है, आरंभिक राजधानी मतलब इनकी शुरुआत की जो राजधानी कौन थी? तो याद रखिएगा ये है पुरिका। क्या नाम है? तो पुरिका, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बरार, ठीक। वाकाटक वंश की जो आरंभिक राजधानी आपको याद रखनी है पुरिका, बरार। और आरंभिक राजधानी के बाद फिर जो राजधानी बनी, ठीक है, ये है, याद रखिएगा, नंदीवर्धन। क्या नाम याद रखिएगा? नंदीवर्धन, ठीक है। तो वाकाटक वंश की जो अगली राजधानी बनी, है ना, आरंभिक राजधानी तो पुरिका बरार है, और उसके बाद जो राजधानी बनी वो है नंदीवर्धन। क्या है? तो याद रखिएगा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन मतलब कहाँ? तो याद रखिएगा नागपुर, ठीक है। नंदीवर्धन मतलब कहाँ? तो याद रखिएगा नागपुर। उसके बाद इसका जो समकालीन वंश है, ठीक है, वाकाटक वंश के समकालीन कुछ वंश है, उसके बारे में देखते हैं। तो दो वंश के नाम आप याद रखिएगा, एक था गुप्त वंश और दूसरा है नल वंश, ठीक है। एक था आपका गुप्त वंश व दूसरा है नल वंश, ठीक है। तो वाकाटक वंश के समकालीन कौन से हैं? तो याद रखिएगा दो वंश देखने को मिलता है, गुप्त वंश और नल वंश, ठीक है। तो वाकाटक वंश में चलिए देखते हैं, इनके जो एक राजा हैं जिनका नाम है प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। एक राजा है वाकाटक वंश में, नाम याद रखिएगा प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को आप देखते हैं। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में ये जो है वाकाटक वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम के बारे में याद रखना है, छत्तीसगढ़ में, है ना, वाकाटक वंश के ये तो संस्थापक हैं। क्या है? तो वाकाटक वंश के संस्थापक हैं। चलिए अब इसे महत्वपूर्ण और चीज़ों देखते हैं। तो प्रवरसेन के बारे में याद रखना है, ये विंध्य शक्ति के पुत्र हैं, है ना। प्रवरसेन के पिताजी कौन है? तो याद रखिएगा विंध्य शक्ति, ठीक है। और देखिए प्रवरसेन प्रथम के पुत्र याद रखिएगा कौन है? तो इनके पुत्र का नाम याद रखिएगा, है ना, गौतमी, ठीक है। याद रखिएगा इनके पुत्र का नाम है गौतमी पुत्र, ठीक। तो प्रवरसेन प्रथम के पुत्र का नाम है क्या है? तो गौतमी पुत्र इनका नाम रखा गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रवरसेन प्रथम जो इनके शासक हैं, है ना, जो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक हैं, इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए इनके समय में, प्रवरसेन के समय में याद रखिएगा, प्रवरसेन प्रथम के समय में, है ना, छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में, मतलब समूचे छत्तीसगढ़ में, है ना, वाकाटक वंश का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक। वाकाटक वंश का प्रभाव आपको प्रवरसेन प्रथम के, ठीक है, शासनकाल के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। साथ ही जो प्रवरसेन प्रथम के बारे में आपको याद रखना है, पूरे दक्षिण कौशल पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, है ना। प्रवरसेन प्रथम ने छत्तीसगढ़ के पूरे दक्षिण कौशल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम के बारे में आपको याद रखना है, पूरे दक्षिण कौशल पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है ना, महेंद्र प्रथम के बाद, प्रवरसेन प्रथम के बाद आपका है महेंद्र सेन। इनके बाद जो अगला शासक आए उनका नाम है महेंद्र सेन, ठीक। तो महेंद्र सेन के बारे में आपको याद रखना है कि महेंद्र सेन की राजधानी है नंदीवर्धन, ठीक है।
महेंद्र सिंह की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा नंदीवर्धन महेंद्र सिंह की राजधानी है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है याद रखिएगा विदर्भ सहित बरार। महेंद्र सिंह का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है कौन है? तो याद रखिएगा विदर्भ सहित बरार, है ना। विदर्भ सहित बरार जो है इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साथ ही अगला आपको देखने पड़ता है कि हरिशरणकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र ठीक है महेंद्र सेन को हराया था। देखिए ये जो शासक है नाम है महेंद्र सेन, तो हरिशेन, ठीक है, हरिशेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, हरिशेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके अनुसार ठीक है समुद्रगुप्त ने, किसने? तो समुद्रगुप्त ने जब ये दक्षिण विजय अभियान पर थे, समुद्रगुप्त जब ये दक्षिण विजय अभियान पर थे उस दौरान इन्होंने, है ना, महेंद्र सेन को हराया था। उस दौरान ये जब छत्तीसगढ़ से गुजरे तो इन्होंने महेंद्र सेन को क्या किया था? हराया था। ठीक, ये बात हो गई किसके? महेंद्र सेन के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए महेंद्र सेन हो गया, है ना, और महेंद्र सेन के बाद अगले जो रुद्र सेन आते हैं और वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, महेंद्र सेन के बाद अगला जो है आपका रुद्र सेन। ठीक है, रुद्र सेन, और रुद्र सेन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए रुद्र सेन का विवाह जो है याद रखिएगा गुप्त वंशी शासक, ठीक है, महेंद्र सेन का विवाह आपको याद रखना है गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्रुति, है ना, चंद्रगुप्त द्रुति की पुत्री नाम है प्रभावती, इससे हुआ था। ठीक है, ठीक, तो रुद्रसेन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि रुद्रसेन का विवाह जो है ना, गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्रुति की पुत्री जो है प्रभावती से हुआ था। ठीक है, और रुद्रसेन द्रुति के बाद, है ना, प्रभावती ने अपने दो पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ठीक है, तो रुद्रसेन के दो पुत्र थे, नाम आपको याद रखिएगा, रुद्रसेन और प्रभावती के दो पुत्र थे। ठीक है, एक है आपका दिवाकर सेन और दूसरा है आपका दामोदर सेन। ठीक है, तो रुद्रसेन के दो पुत्र थे, पुत्र में आपको याद रखना है दिवाकर सेन और साथ ही है एक दामोदर सेन। ठीक है, साथ में कौन सा? दामोदर सेन। तो याद रखिएगा प्रभावती जो है दामोदर सेन के संरक्षिका, है ना, संरक्षिका के रूप में इन्होंने क्या किया? कार्य किया है। ठीक, तो दामोदर सेन के बारे में आपको याद रखना है प्रभावती ने, है ना, संरक्षक के रूप में, किसका संरक्षक के रूप में काम किया है? तो दामोदर सेन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इससे संबंधित यही चीजें महत्वपूर्ण थी। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और अगले आपके शासक है प्रवरसेन द्रुति। ठीक है, प्रवरसेन द्रुति इसके बाद अगले हैं, है ना। तो देखिए जो दामोदर सेन है ये जब वयस्क होते हैं तो इनका ही नाम क्या है? प्रवरसेन द्रुति है ना। दामोदर सेन जब वयस्क होते हैं तो इसके बाद इनका नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रवरसेन द्रुति, है ना। तो इनके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए। प्रवरसेन द्रुति के बारे में याद रखना है, कवि कालिदास जो है, प्रसिद्ध कवि कालिदास जो है, इनके शासनकाल के दौरान ही छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण इसमें देखते हैं कि इसी यात्रा के दौरान, है ना, सरगुजा जिले के जो रामगढ़, है ना, रामगिरी की पहाड़ी पर मेघदूतम की रचना की, किसने? तो कालिदास ने, और साथ ही सरगुजा को स्वर्ण का द्वार कहा। ठीक है, तो देखिए प्रवरसेन द्रुति के दौरान ही आपको क्या देखने को मिलता है? कवि कालिदास छत्तीसगढ़ है और इसी दौरान वो, ठीक है, इसी दौरान कालिदास जो है, ठीक है, ये रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की। किसकी? तो मेघदूतम की रचना की, है ना। किसकी रचना की? तो याद रखिएगा मेघदूतम की रचना की, और सरगुजा को स्वर्ण का द्वार कहा। ठीक है, सरगुजा को क्या? तो स्वर्ग का द्वार कहा। और किसने कहा? तो याद रखिएगा कवि कालिदास ने, है ना।
सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा, किसने कहा? तो कालिदास ने। और याद रखिएगा इसी में एक दूतम, ठीक है, इसी में एक दूतम का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया गया है। किसमें? तो छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे जी के द्वारा। अगले प्रश्न में इसी तरीके से कुछ चीज़ें देखते हैं जिसको इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। तो देखिएगा प्रवरसेन द्रुति के एकमात्र ताम्रपत्र जो है दुर्ग के मोगा गांव से प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रवरसेन द्रुति का एकमात्र ताम्रपत्र ये आपको दुर्ग के, है ना, दुर्ग जिले के, याद रखिएगा मोगा ग्राम, गांव का नाम कौन सा है? तो मोगा, मोगा ग्राम से प्राप्त हुआ है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। प्रवरसेन द्रुति के बारे में याद रखिए, शैव धर्म को मानने वाले थे, है ना, कौन से? तो शैव धर्म को। और प्रवरसेन द्रुति के समय याद रखिएगा नलवंशी शासक का प्रभाव बढ़ रहा था, ठीक है। प्रवरसेन द्रुति के समय जो नलवंशी शासक है उनका प्रभाव बढ़ रहा था, ठीक है। तो नलवंश का प्रभाव क्या है? इनके शासनकाल के समय बढ़ रहा था, ठीक है। साथ में याद रखें इन्होंने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी, है ना, जो प्रवरसेन द्रुति है इन्होंने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी प्रवरपुर, पावनार, वर्धा स्थानांतरित किया, ठीक है। नलवंश का प्रभाव बढ़ रहा था जिसके कारण इन्होंने अपनी राजधानी जो है, ठीक है, प्रवरसेन द्रुति ने अपनी राजधानी जो है प्रवरपुर, कहाँ? तो प्रवरपुर, है ना, प्रवरपुर, पावनार, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? पावनार, वर्धा स्थानांतरित किया। कहाँ? तो वर्धा, यहाँ इन्होंने क्या किया? स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। तो देखिए जो प्रवरसेन द्रुति है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देखी कि जब नलवंश का प्रभाव इनके शासनकाल के दौरान बढ़ रहा था तो इन्होंने अपनी राजधानी प्रवरपुर जो है पावनार, वर्धा स्थानांतरित कर दी, ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देवसेन के बारे में पढ़ते हैं। अगले आने वाले शासक कौन से? देवसेन, ठीक है। तो देवसेन का बारे में आपको याद रखना है, वत्स, है ना, वत्स गुल्म वंश के थे, वत्स गुल्म वंश के थे ये, ठीक। देवसेन के बारे में याद रखना है आपको, वत्स गुल्म वंश के शासक थे, ठीक है। वत्स गुल्म वंश के क्या थे? शासक थे। साथ ही स्कंद वर्मन ने, है ना, याद रखिएगा स्कंद वर्मन ने, ठीक है, इनके शासनकाल के दौरान क्या किया? आक्रमण किया और आक्रमण कर पराजित कर दिया था, ठीक है। स्कंद वर्मन ने देवसेन को इसके क्षेत्र पर आक्रमण कर पराजित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है महत्वपूर्ण चीज़ें उसको हम लोग देखते हैं। तो देवसेन के बाद जो अगले शासक आएंगे इनका नाम है नरेंद्र सेन, ठीक है। तो देवसेन के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा नरेंद्र सेन, ठीक है। देवसेन के बाद जो अगले शासक आएंगे इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा नरेंद्र सेन। ठीक, तो देवसेन के बाद अगले जो शासक आए वो कौन है? तो नरेंद्र सेन, ठीक है। तो नरेंद्र सेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इन्होंने पुनः, है ना, जो वाकाटक वंश की, ठीक है, पुनः वाकाटकों की, ठीक है, पुनः वाकाटकों की जो प्रभु सत्ता है उसको स्थापित किया, ठीक। अब किस तरीके से प्रभु सत्ता इन्होंने वापस किया होगा, स्थापित किया होगा, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा वाकाटक नरेश, है ना, नरेंद्र सेन ने पृथ्वीसेन द्रुति के बालाघाट ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उनके पिता नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ साथ मैकल पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। तो देखिए नरेंद्र सेन के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है कौशल के साथ साथ, ठीक है, कौशल राज्य के साथ साथ, ठीक है, नरेंद्र सेन के बारे में याद रखना है कौशल के साथ साथ इन्होंने मैकल पर भी अधिकार कर लिया था। कहाँ? तो मैकल पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, बाद में युद्ध किया और युद्ध करने के बाद कौशल क्षेत्र को जीता और कौशल के साथ साथ इन्होंने, है ना, जो मैकल क्षेत्र को भी जीत लिया। तो इनके बाद, है ना, इनके पुत्र के जो बालाघाट ताम्रपत्र, ठीक है, नरेंद्र सेन के पुत्र हैं पृथ्वीसेन द्रुति, उनके बालाघाट ताम्रपत्र से हमें ऐसी जानकारी मिलती है, ठीक है। नरेंद्र सेन के पुत्र हैं पृथ्वीसेन द्रुति,
उनके बालाघाट ताम्रपत्र से आपको जानकारी मिलती है कि नरेंद्र सेन ने कौशल के साथ साथ मैकल पर भी क्या कर लिया था, युद्ध करके विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और नरेंद्र सेन क्या बारे में याद रखना है, जो बस्तर कोरापुट क्षेत्र है ना, बस्तर कोरापुट, ठीक, जो बस्तर कोरापुट नल शासक से इन्होंने संघर्ष किया है ना, बस्तर कोरापुट नल शासक से इनका क्या हुआ, तो युद्ध हो आपको देखने को मिला है ना, क्या हुआ, युद्ध देखने को मिला, संघर्ष देखने को मिला। इसी में आपका अगला है, जो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नल शासक भवदेव वर्मन ने नरेंद्र सेन को राजधानी नंदीवर्धन नागपुर पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इसके बाद इसी में आप देखते हैं जो रिद्धिपुर अभिलेख है, ठीक है, रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार आपको देखने को क्या मिलता है कि जो नल वंश के शासक है ना, नल शासक नाम है भवदत्त वर्मन, ठीक है, नल शासक जिनका नाम क्या है, भवदत्त वर्मन है ना, नल शासक जिनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है भवदत्त वर्मन ने, है ना, भवदत्त वर्मन जो है नरेंद्र सिंह की राजधानी, ठीक है, नरेंद्र सेन की जो राजधानी थी, ठीक है, नाम है नंदीवर्धन है ना, नाम क्या है तो याद रखिएगा नंदीवर्धन नागपुर, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और नरेंद्र सेन को पराजित किया, ठीक है, और नरेंद्र सेन को क्या किया, तो पराजित किया। ठीक, तो देखिए नरेंद्र सेन के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि पुनः वाटाकटकों का इन्होंने प्रभु सत्ता स्थापित किया, कौशल के साथ साथ मैकल क्षेत्र को भी ये जीत गए, बस्तर कोरापुट के नल शासक से इन्होंने युद्ध किया है ना, रिद्धिपुर अभिलेख से प्राप्त होता है कि नल शासक जो है ना, भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन पर आक्रमण किया है ना, नंदीवर्धन रायपुर माफ करिएगा, नंदीवर्धन नागपुर पर आक्रमण किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला इसके बाद जो आने अगले वाले शासक हैं उनके बारे में देखते हैं। तो नरेंद्र सेन के पुत्र का नाम है पृथ्वी सेन है ना, पृथ्वी सेन द्रुति, ठीक है, तो नरेंद्र सेन के पुत्र का नाम क्या है, तो पृथ्वी सेन द्रुति, ठीक है, तो पृथ्वी सेन द्रुति के जो बालाघाट ताम्रपत्र से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इनके पिता जो है नरेंद्र सेन जो है कौशल के साथ साथ मैकल के है ना क्षेत्र पर भी क्या किया, अधिकार किए। अब देखिए पृथ्वी सेन द्रुति के बारे में आपको याद रखना है केसरी बेड़ा और पांड्या पाथर अभिलेख, ठीक है, केसरी बेड़ा और साथ ही पांड्या पाथर अभिलेख, ठीक है, पांड्या पाथर अभिलेख से, ठीक है, राजा पृथ्वी सेन ने है ना नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। जो केसरी बेड़ा पांड्या पाथर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी सेन ने है ना, पृथ्वी सेन ने जो है याद रखिएगा नलवंशी राजा, ठीक, पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा नाम है अर्थपति भट्टारक, ठीक, अर्थपति भट्टारक को क्या किया, तो हराया, ठीक है, अर्थपति भट्टारक को क्या किया, तो पराजित किया। साथ ही अर्थपति की भट्टारक की राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम थी। जो अर्थपति भट्टारक है इसकी राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा पुष्करी भोपालपट्टनम थी। नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन ने भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति को पराजित किया। ठीक है, तो देखिए इसके पहले आपको क्या देखने को मिला कि नरेंद्र सेन थे, इनके समय में है ना रिद्धिपुर शिलालेख से हमें जानकारी, अभिलेख से जानकारी मिलती है कि नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन पर आक्रमण किया और नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। इसके बाद इनके पुत्र आए पृथ्वी सेन द्रुति, तो इनके जो केसरी बेड़ा और साथ ही पांड्या पाथर अभिलेख से प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि इनका युद्ध जो है नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक के साथ हुआ और अर्थपति भट्टारक को इन्होंने क्या किया, तो हराया। इसके बाद जो अगले शासक आए उनका नाम है हरिसेन, ठीक है, इसके बाद जो अगले वाकाटक वंश के शासक आए इनका नाम क्या है, तो हरिसेन, ठीक है। तो अर्थपति की मृत्यु के पश्चात वाकाटक के वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लिया। हरिसेन के बारे में याद रखना है, ये जो है वत्सगुल्म, ठीक है, वत्सगुल्म शाखा के थे। याद रखिएगा आपको वाकाटकों का 2 शाखा आपको देखने को मिलता है, तो वत्सगुल्म शाखा के है ना हरिसेन ने कहाँ, तो याद रखिएगा दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लिया। कहाँ, तो दक्षिण कौशल पर इसने क्या कर लिया, तो कब्जा कर लिया, ठीक है। साथ ही वत्सगुल्म शाखा के बारे में याद रखना, ये गोदावरी तट पर निवास करती है ना, ये कहाँ, तो जो गोदावरी नदी का तट है उस पर ये क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। और हरिसेन ने याद रखिएगा वाकाटक महाराज और गुप्त महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। हरिसेन के बारे में आपको याद रखना है, वाकाटक महाराज और साथ ही गुप्त महाराजाधिराज की क्या हुई, उपाधि इन्होंने ग्रहण की। और वाकाटक साम्राज्य का
चरमो उत्कर्ष पर था। इनके शासनकाल में वाकाटक साम्राज्य जो है ना, चरम उत्कर्ष पे था। ठीक है, इसका चरम कैसा था तो उत्कर्ष पे था। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कुछ चीज़ें जो प्रभावती है ना, उन्होंने पुनः अभिलेख के अनुसार वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता क्या कर रखी थी तो स्वीकार कर रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि प्रभावती गुना के पुनः अभिलेख से आपको पता चलेगा कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता क्या कर रखी थी तो स्वीकार कर रखी थी। इसके बाद महेंद्र सेन के बारे में आपको याद रखना है यही है ना, कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त का दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन एवं महाकंतारा के राजा व्याघ्राज्य को हराया था। यह महेंद्र सेन वाकाटक वंश का सामंत था। ठीक है, दूसरा एक चीज़ याद रखना है कि महेंद्र सेन तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के जो दक्षिण विजय अभियान के दौरान आपको दक्षिण कौशल के राजा जो है महेंद्र सेन या महाकंतार के राजा व्याघ्राज्य को हराया था। यह महेंद्र सेन वाकाटक वंश का क्या था तो सामंत। चलिए जितनी भी चीज़ें हैं इसका क्विक रिवीजन करते हैं, याद रखिएगा है ना। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें अभी बची हुई हैं। ठीक है, तो देखिएगा वाकाटक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे तो कुषाण वंश के बारे में सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है ना, कि कुषाण वंश का बहुत छोटी चीज़ें हैं, कुछ बहुत कम चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसमें कुषाण वंश के जो सिक्के हैं, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनके जो तांबे के सिक्के हैं ये कहाँ से मिले हैं तो बिलासपुर जिले से, है ना। कुषाण वंश के जो तांबे के सिक्के हैं ये कहाँ से मिले हैं तो आपको याद रखना है बिलासपुर जिले से। और कुषाण वंश से संबंधित जो सोने के सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के हैं, ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं तो याद रखिएगा चलिए देखिए, कुषाण वंश के जो स्वर्ण सिक्के हैं ये आपको मिले हैं कोरबा और तेलीकोट रायगढ़ से, है ना। कुषाण वंश के जो सोने के सिक्के हैं ये कहाँ से मिले तो याद रखिएगा कोरबा और तेलीकोट रायगढ़ से। इसके बाद तुरंत हम लोग देखते हैं वाकाटक वंश के बारे में। ठीक है, इस वंश के बाद हम लोग किसको देखें तो वाकाटक वंश के बारे में। तो वाकाटक वंश का जो समय काल है याद रखिएगा 250 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व, है ना। तो वाकाटक वंश का जो समय काल कितना है तो याद रखिएगा 250 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व। और वाकाटकों की जो प्रारंभिक राजधानी या जो शुरुआत की राजधानी या आरंभिक राजधानी कौन थी तो याद रखिएगा पुरिका। ठीक है, कौन सी थे तो पुरिका, और पुरिका को ही क्या नाम से जाना जाता था तो बरार, है ना। तो वाकाटकों की जो प्रारंभिक राजधानी है या आरंभिक राजधानी कौन सी है तो याद रखिएगा पुरिका, है ना। पुरिका, इसको क्या कहते हैं तो बरार कहते हैं। ठीक, और उसके बाद इनकी जो राजधानी बनी है ना वो बनी कौन सी तो नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन जो नागपुर है वही नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वाकाटकों की उसके बाद जो राजधानी बनी वो बनी कौन सी तो याद रखेंगे नंदीवर्धन, और यही नंदीवर्धन जो है वर्तमान में नागपुर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इनके समकालीन वंश के बारे में देखते हैं। तो वाकाटक के समकालीन वंश दो वंश थे, याद रखिएगा, नल वंश और गुप्त वंश। ठीक है, तो वाकाटकों के समकालीन वंश के बारे में आपको ध्यान रखना है। दो वंश जो है इनके समकालीन थे, एक का नाम है आपका गुप्त वंश और दूसरा का नाम है आपका नल वंश। ठीक है, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही इनके शासक के बारे में देखते हैं तो इनके जो प्रथम शासक है नाम है प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, इनके जो पहले शासक हैं वाकाटक वंश के उनका नाम क्या है तो याद रखिएगा प्रवरसेन प्रथम। तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के क्या होते हैं संस्थापक होते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन होते हैं तो नाम याद रखिएगा प्रवरसेन प्रथम। और साथ ही प्रवरसेन प्रथम के पुत्र का नाम क्या है तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र, है ना। प्रवरसेन प्रथम के पुत्र का नाम क्या है तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रवरसेन प्रथम के शासनकाल में जो है इनका प्रभाव, वाकाटक वंश का प्रभाव अपने समूचे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है ना। प्रवरसेन प्रथम के शासनकाल के दौरान आपको जो है इनके शासनकाल का प्रभाव जो है पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना, समूचे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। साथ ही प्रवरसेन प्रथम के बारे में याद रखना है, इनका जो अधिकार था ये दक्षिण कौशल में था, है ना। पूरे दक्षिण कौशल में आपको प्रवरसेन प्रथम का अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, ये बातें हो गई किसके बारे में तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और जो आने वाले शासक हैं उनका नाम क्या है तो महेंद्र सेन। ठीक है, आने वाले शासक का नाम क्या है तो महेंद्र सेन। महेंद्र सेन की राजधानी कौन सी है तो याद रखिएगा नंदीवर्धन।
है ना। महेंद्र सिंह की राजधानी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा जो नंदीवर्धन है वो महेंद्र सिंह की राजधानी होती है। और ये जो ठीक है, और क्षेत्र याद रखिएगा विदर्भ सहित बरार का हिस्सा भी इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। जो विदर्भ सहित है ना जो बरार क्षेत्र है वो भी महेंद्र सेन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही महेंद्र सेन के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो याद रखिएगा हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, हरिसेन की जो रचना है जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आपको ठीक है महेंद्र सेन की भी जानकारी मिलती है। और इसमें आपको ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त जिनको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, वो जब दक्षिण विजय के अभियान के दौरान निकले थे है ना, दक्षिण विजय अभियान को लेकर निकले थे, मतलब पूरे दक्षिण भारत को जीतने का अभियान लेके जब वो निकले थे, तो इसी दौरान वो छत्तीसगढ़ से गुजरे है ना। इसी दौरान जो छत्तीसगढ़ से जो गुजरे, और उस समय वाकाटक शासक नाम क्या है, महेंद्र सेन, इनका शासन चल रहा था किस क्षेत्र में, दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। तो जो समुद्रगुप्त है और महेंद्र सेन के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है महेंद्र सेन क्या होते हैं, हार जाते हैं, पराजित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है महेंद्र सेन के बारे में, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि महेंद्र सेन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से आपको महेंद्र सेन के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पर जो समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो जो है जब दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए क्या हुए थे, निकले थे, तो उस दौरान वो छत्तीसगढ़ से भी गुजरे, और उस दौरान जो वाकाटक वंश के राजा नाम है महेंद्र सेन, उनका क्या हुआ, उनका युद्ध आपको नेपोलियन है ना समुद्रगुप्त से देखने को मिला, और इस दौरान क्या हुआ था, दोनों के बीच युद्ध हुआ, और इसमें जो है महेंद्र सेन की क्या होती है, हार होती है, पराजय होती है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे महेंद्र सेन के बाद जो अगले वाले शासक हैं उनका नाम है रुद्रसेन। ठीक है, तो महेंद्र सेन के बाद जो आने वाले जो शासक हैं उनका क्या नाम है, तो रुद्रसेन। तो रुद्रसेन के बारे में आपको याद रखना है, इनका विवाह जो है गुप्त वंश शासक चंद्रगुप्त द्रुति के पुत्री नाम है प्रभावती से होता है। ठीक है, तो रुद्रसेन के बारे में आपको याद रखना है कि रुद्रसेन का विवाह जो है चंद्रगुप्त द्रुति है ना, गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्रुति की पुत्री प्रभावती के साथ होता है, और उसके कुछ समय बाद रुद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु होती है, और उनके 2 पुत्र होते हैं है ना, 2 पुत्र होते हैं। उसके पश्चात रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, और उनके पुत्र का नाम है दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ठीक है, क्या नाम होता है, दिवाकर सेन और दामोदर सेन होते हैं। वो क्या होते हैं, अवयस्क होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए उनकी उम्र जो है क्या होती है, बहुत ही कम होती है, छोटी होती है। तो याद रखिएगा जो दामोदर सेन है ना, इनकी संरक्षिका के रूप में उनकी माँ प्रभावती है ना कार्य करती है। ठीक है, मतलब जो दामोदर सेन है इनकी संरक्षिका के रूप में शासन का बागडोर कौन संभालती है, तो जो प्रभावती है वो। ठीक है, और यही जो दामोदर सेन है जब ये वयस्क होते हैं और शासन का बागडोर इनके हाथों में आता है, उसके बाद ये कहलाते हैं आपका प्रवर सेन द्रुति। ठीक है, और यही जो दामोदर सेन है जब शासन का बागडोर इनके हाथों में आता है, उसके बाद ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रवर सेन द्रुति। अब प्रवर सेन द्रुति के समय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, और प्रवर सेन द्रुति के बारे में आपको याद रखना है कि इनके शासन में जो महान कवि थे कालिदास है ना, महान कवि कालिदास जिनका नाम आप लोगों ने सुना हुआ है ना, ये क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ आए हुए थे। ठीक है, तो प्रवर सेन द्रुति के समय जो भारत के महान कवि थे कालिदास, ये छत्तीसगढ़ आए हुए थे, और इसी दौरान ये क्या करते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा है ना, उस इलाके में यात्रा करते हैं, और रामगढ़ की पहाड़ी में ये अपनी एक रचना है, नाम है मेघदूतम की ये रचना करते हैं। ठीक है, और इसी दौरान जो है जो कालिदास जी हैं ये सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहते हैं। ठीक है, और इसी यात्रा के दौरान जो कालिदास जी हैं है ना, कवि कालिदास, ये सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहते हैं। साथ ही याद रखिएगा कि कालिदास द्वारा जो रचित मेघदूतम है इसका छत्तीसगढ़ी में भी अनुवाद किया गया है, और छत्तीसगढ़ी में इसका अनुवाद किसने किया है, तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे जी ने है ना। जो कालिदास की रचना है जिसका नाम है मेघदूतम, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है, तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे ने। साथ ही याद रखिएगा प्रवर सेन द्रुति का एकमात्र ताम्रपत्र आपको छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है ना, प्रवर सेन द्रुति का एकमात्र ताम्रपत्र आपको छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ मिला है, तो दुर्ग के मोगा ग्राम में। ठीक है, कहाँ मिला है, तो दुर्ग जिले के एक गाँव जिसका नाम है मोगा, वहीं पर इनका एकमात्र ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और प्रवर सेन द्रुति के समय आपको देखने को मिलता है जो नल वंश होता है इसका प्रभाव जो है ना बढ़ते जा रहा था। ठीक, तो प्रवर सेन द्रुति के समय आपको क्या देखने को मिलता है कि नल वंश का जो प्रभाव है क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। ठीक है,
तो ये अपनी राजधानी को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, बदलते हैं। और प्रवरसेन द्रुति जो है नल वंशों के प्रभाव, बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए राजधानी जो है प्रवरपुर, पावनार, वर्धा स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो प्रवरसेन द्रुति देखते हैं जैसे कि नल वंश का प्रभाव बढ़ रहा होता है, ये अपनी राजधानी जो है प्रवरपुर, पवनार, वर्धा स्थानांतरित करते हैं। इनके बाद जो आने वाले शासक हैं उनका नाम है देवसेन। ठीक है, तो देवसेन के बारे में याद रखिएगा, जो वाकाटक वंश है ये 2 शाखाओं में बटा हुआ था, तो इसका जो दूसरा शाखा होता है वत्सगुल्म शाखा, उससे संबंधित ये शासक है ना। देवसेन जो है वत्सगुल्म जो शाखा है उसके क्या होते हैं, शासक होते हैं। याद रखिएगा देवसेन के बारे में कि स्कंद वर्मन जो है इनके समय आक्रमण करते हैं और देवसेन को पराजित कर देते हैं। ठीक, देवसेन के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है कि स्कंद वर्मन जो है क्या करते हैं, इनके शासनकाल के दौरान आक्रमण करते हैं और देवसेन को पराजित कर देते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, इनके बाद जो आता है अगला शासक वो है नरेंद्र सेन। इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन जो है ना, जैसे ही देवसेन की क्या होते हैं, युद्ध में हार होती है, पराजय होती है, ठीक है, वो प्रभु सत्ता को है ना, पुनः वाटकों की प्रभु सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। नरेंद्र सेन के बारे में आपको याद रखना है, पुनः वाटकों की प्रभु सत्ता को ये स्थापित करते हैं। कौशल के साथ साथ नरेंद्र सेन जो है ना, कौशल के साथ साथ नरेंद्र सेन जो है मैकल क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेते हैं, है ना। कौशल के साथ साथ नरेंद्र सेन जो है ना, जो मैकल क्षेत्र है वहाँ पर भी अधिकार कर लेते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र से आपको पता चलता है जो इनके पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम के हैं, है ना। रिद्धिपुर ताम्रपत्र का संबंध उसके पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम से है। उसके अनुसार आपको ये पता चलता है कि ये कौशल के साथ साथ जो है मैकल पर भी अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही नरेंद्र सेन जो है बस्तर कोरापुट के जो नल शासक है उसके साथ भी युद्ध करते हैं। ठीक है, नरेंद्र सेन के बारे में याद रखना है कि ये बस्तर कोरापुट है नल शासक से भी युद्ध करते हैं। ठीक है, और देखिए नल शासक भवदेव वर्मन है ना, नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन पर आक्रमण करते हैं, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, नल शासक नाम है भवदेव वर्मन, ये जो है नरेंद्र सेन की राजधानी जो होती है नंदीवर्धन, उस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और उसकी राजधानी को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं, पूरी तरीके से विनाश कर देते हैं। और इसके बाद नरेंद्र सेन के जो पुत्र है नाम है पृथ्वीसेन प्रथम, ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। और इनके जो केसरी बेड़ा और पांड्या पाथर अभिलेख है उससे आपको पता चलता है कि नलवंशी शासक जो अर्थपति भट्टारक है ना, अर्थपति भट्टारक है, ये क्या करते हैं, उनके क्षेत्र पर है ना आक्रमण करते हैं और उन्हें हराते हैं। उसके बाद इनके जो आखिरी शासक आते हैं है ना, उसके बाद जो इनके शासक आते हैं नाम है हरिसेन। हरिसेन के बारे में याद रखिए वत्सगुल्म शाखा से संबंधित होते हैं और साथ ही हरिसेन जो है ना दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लेते हैं। हरिसेन के बारे में याद रखना है, ये दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लेते हैं और वत्सगुल्म शाखा का निवास आपको देखने को मिलता है गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ, तो गोदावरी नदी के तट पर। और हरिसेन के शासनकाल के समय वाकाटकों का जो है ना शासन था वो चरम उत्कर्ष पर था, है ना, उनका उत्कर्ष जो है पूरी तरीके से चरम पर था। तो देखिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में मैं आज की क्लास को आपको यहीं तक रखता हूँ। आज हम की क्लास में हम लोगों ने कुषाण वंश के बाद देखा, उसके बाद वाकाटक वंश के बारे में देखा है। और इसके पहले चलिए ठीक है, इसके पहले भी जितने वीडियोस आए हैं आप उन सबको देखें, अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें। ठीक है, चलिए मैं आज का क्लास आपका यहीं तक एंड करता हूँ। ठीक है, चलिए।